जय एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। डेरिवेटिव्स के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में आपको 7 to 8 पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, कुछ के डिफरेंशिएशन मुझे क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक छोटे छोटे वीडियो आपको 4-5 मिनट की वीडियो एक एक क्वेश्चन तक कर दूंगा, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें कितने एप्लीकेशंस पढ़ने हैं? हाँ, एक एप्लीकेशन हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ लिया था, रोल्स एंड एलएमबीटी। ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट लेक्चर में किया था। तो बेटा रोल्स एंड एलएमबीटी भी इसी का एप्लीकेशन था, बट वो अलग चैप्टर में था एनसीईआरटी में, तो हमने उसको अलग कर लिया है। अब हमें करना क्या है? रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मींस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम ही मिलते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम बनते कैसे हैं? बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम टू रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन हो पाएगा तो कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज, तो जैसा कि नाम ही क्लियर है, रेट ऑफ चेंज कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। किसी भी चेंज, कोई भी चेंज किसी रेफरेंस में हो रहा है। यदि कोई चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट्स में हो रहा है? क्योंकि बेटा यदि आप चेंज की डेफिनेशन याद करो, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब कुछ ना कुछ आपके पास इनिशियल था, तब फाइनल आया, दोनों का डिफरेंस लिया। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। चेंज कैसे निकालते थे? कुछ ना कुछ आपके पास होगा, फिर आप बोलोगे कल मेरे पास इतना हो गया तो कितने का डिफरेंस आया। जैसे मैं बोलूं एक छोटा सा एग्जांपल, 100 रुपए आपके पास आज हैं, कल आपके पास 500 रुपए हो गए, तो 2 दिन में कितना चेंज हुआ बेटा? 400 का चेंज हुआ। अब मैं बोलूं आज आपके पास 100 रुपए है, कल हो गया आपके पास, वो 2 दिन के बाद आपके पास हो गए 1000 रुपए। तो यदि आज आपके पास 100 रुपए हैं और 2 दिन के बाद 1000 हो गए, तो 2 दिन में कितना चेंज हुआ? 900 रुपए। अब मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज, मतलब एक दिन में कितना चेंज हुआ, तो फटाफट क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर लोगे। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कोई ना कोई रेफरेंस क्वांटिटीज होगी। रेफरेंस क्वांटिटी मतलब डेज था, यहां पे कितने दिन में कितना चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें यही हम करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यहां पे रेफरेंस वैल्यू जरूर होगी, किसके रेस्पेक्ट्स में हो रहा है। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स में बात करूं, एक्स के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है या वाई के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है या टी के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है। सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है यहां पे कि रेट ऑफ चेंज में हम यही नहीं जज कर पाते जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि किसके रेस्पेक्ट्स में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है या वाई के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है या टी के रेस्पेक्ट्स में हो रहा है। और ये जज कैसे करोगे बेटा? इसको जज करने का अच्छा तरीका तो यही है कि आप कम से कम 10-20 वैरायटीज के क्वेश्चंस लगा लो, कम से कम जितने एनसीईआरटी में है उसको तो लगा लो। उसको लगाने के बाद आपको कुछ आइडिया लगने लगेगा कि कहां एक्स के रिस्पेक्ट्स में होगा, कहां टी के रिस्पेक्ट्स में होगा। तो रेट ऑफ चेंज में यदि हम बात करें तो किसके रिस्पेक्ट्स में कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैं बोलूं आपके सामने y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, बिल्कुल ध्यान देना, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है। अब ये आफ्टर दैट x इज इक्वल टू समथिंग, किसी अदर पॉइंट पे x इज इक्वल टू c पर कितना चेंज होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितने का वेरिएशन आएगा। जैसे देखो आपका यदि ये x1 है और ये x2 है, यहां पे कुछ वैल्यू थी, यहां पे कुछ वैल्यू हो गई। अब बोलोगे सर x1 पे तो हमारा क्या था, fx1, x2 पे क्या था, fx2, तो कितने का चेंज हुआ? फटाफट बोलोगे fx2 माइनस fx1 का चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ भाई? आपके पास आज 100 रुपए थे, कल 1000 हो गए, तो 1000 माइनस 100, 900। अब ये x1 किसके रेस्पेक्ट्स में?
x के रिस्पेक्ट में यदि x1 वैल्यू थी तब आपके पास fx1 था और x2 हुई तो fx2 हो गया। तो किसके रिस्पेक्ट में? x2 माइनस x1। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। यही रेट ऑफ चेंज है बेटा। अब इसी चीज को हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज है। यदि आप देखो ध्यान से, यदि आप ध्यान से देखो इसको, तो ये कुछ और भी है। क्या है? f डैश x है। यदि आप ध्यान से देखो ना, रोल्स थ्योरम याद करो जो मैंने किया था। यदि आप उस लेक्चर को देखते थे, लेक्चर तो कुछ है ही नहीं। यही रेट ऑफ चेंज है बेटा। रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो कितना चेंज हुआ, x1 x2 के रिस्पेक्ट में क्या हुआ। अब क्या है इन सब में? कुछ भी नहीं है। आपको लगता बहुत जरूर है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिलेट नहीं करते हो। एक चैप्टर पढ़ते हो तो सोचते हो दूसरा चैप्टर रिलेट नहीं होगा। पूरी जितनी भी कैलकुलस है सब रिलेट है एक दूसरे से। यदि आप कोई भी टॉपिक छोड़ते हो बीच में या कोई चीज मिस करते हो तो उसका इफेक्ट आपके आने वाले चैप्टर पे जरूर पड़ेगा। यही सबसे अच्छी खासियत है मैथ की, कि यदि आप कुछ कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो। तो बेसिकली अब यदि आप यहां पे देखो, मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा भाई? इसका डिफरेंशिएशन, तो मींस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू f प्राइम x। इसे क्या बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इतना चेंज हुआ। क्लियर? इतना तो एकदम समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में भी ऐसी चीजें पढ़ते थे आप। कहां पढ़ते थे? सभी लोगों को वेलोसिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। मेरे हिसाब से सबको वेलोसिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या होता था वेलोसिटी की डेफिनेशन? सपोज t1 टाइम पर s1 डिस्टेंस है एंड t2 टाइम पे s2 डिस्टेंस है। भाई कोई गाड़ी है, कोई फोर व्हीलर है जो t1 टाइम पे s1 डिस्टेंस कवर करती है एंड t2 टाइम में यहां पहुंच जाती है, s2 डिस्टेंस पहुंच जाती है। अब बेटा ये t1 पे s1 है, t2 पे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब था क्या? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो था। चाहे आप इसको ds बाई dt लिख दो या ये लिख लो s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं भाई डिफरेंस ऑफ s अपॉन डिफरेंस ऑफ t लिमिट t टेंस टू 0 डेल t टेंस टू। बेटा ये सारी चीजें कहीं डिफरेंस नहीं है कुछ। अब t इक्वल टू कोई दिया है तो एट t इक्वल टू c, उस वैल्यू पे आप निकाल लेना। तो यही तो वेलोसिटी होती थी। या फिजिक्स नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा रेट ऑफ चेंज तो आप पढ़ के आए हो, उससे कुछ है नहीं। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है इसमें। किसके रिस्पेक्ट में करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज का मतलब अब आपको समझ में आ गया। सीधे डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, कैसे करना है वो हमें नहीं देखना है। अब देखो क्वेश्चन कितने टाइप के मिलते हैं आपके। क्वेश्चंस मिलते तो बहुत टाइप के हैं, मैं 2-3 स्पेशल टाइप बता दे रहा हूं जो आपके पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। पहले आए हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है कि ये कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा पेट है, लेकिन मैथ वालों के लिए तो सब कुछ पेट है, क्योंकि मैथ से ही कॉमर्स बनेगा, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ मैथ पढ़नी पड़ती है। तो यहां पे आ रहा है ये दूसरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। कुछ क्वेश्चन आते हैं बैलून पर। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं एवरी ईयर आपको कभी ना कभी या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बैलून मतलब स्फेयर का वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 पाई r क्यूब। भाई ये याद होना चाहिए क्योंकि बैलून पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको याद ही चाहिए। तीसरा लैडर वाले क्वेश्चंस। लैडर मतलब ऐसा कोई लैडर है
इसको आपने खींच लिया, ये दूर भागेगा, ये वाल है, ये लैडर, ये दूर भागेगा, तो ये कहां आएगा, पास में। ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। ये हो गए। चौथा टाइप आता है मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस। मेंसुरेशंस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पूरे रेट ऑफ चेंज में, और कुछ नहीं करना होता बेटा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होता है। ये जो लैडर वाला पार्ट है बेटा, एक क्वेश्चन कर लोगे, कम से कम 50 क्वेश्चन करोगे। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटीज इसमें नहीं आती। दूसरा बैलून, इसमें भी कोई वैरायटीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। और ये सारे आपके एक्सरसाइज नंबर, जो भी एक्सरसाइज है 6.1 या 6.2 में कवर है, सारे हैं। एक एक क्वेश्चन है, लेकिन उन एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करो। मेंसुरेशन पे भी एरिया भाई कोई दे दिया, क्यूब दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, सर्किल दे दिया, उसका एरिया चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, यदि आप ध्यान दो तो मार्जिन मतलब प्रॉफिट। तो आपको दिया क्या होगा क्वेश्चन में, क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को यदि हम TX से लिख दें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू को हमने लिखा MR से या MX से। तो MX का मतलब क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन MX इक्वल टू D/DX TX, ये होगा बेटा, ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट भी यही है, मार्जिनल रेवेन्यू ही मार्जिनल कॉस्ट भी होगा। तो ये दोनों में तो कंफ्यूज होना नहीं है। जब टोटल कॉस्ट गिवन होगा तो मार्जिनल निकालने के लिए बिल्कुल डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। एक क्वेश्चन उठा के देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल कर लेना, या तो मैं आपको करके एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एक क्वेश्चन में करके दे देता हूं, उसको आप देख लो। तो एक क्वेश्चन में करने जा रहा हूं इस पे। देखो आपको दिया है टोटल कॉस्ट, दिया है बेटा टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू या कॉस्ट बोथ आर सेम बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, जहां डिफरेंस होगा कॉमर्स में वो हमें नहीं मतलब है उससे, 26x प्लस 50। अब बोल रहा है बेटा क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू, ये फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बताया ये क्या है, x में है, तो मार्जिनल रेवेन्यू mx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन। अब टोटल रेवेन्यू क्या दिया है बेटा, ये दिया है, इसका डिफरेंशिएशन फटाफट कर लोगे, 26x प्लस 26, ये आ गया। अब आपसे बोल रहा है किसी पॉइंट पे x इज इक्वल टू 7 पर मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 क्या करोगे, पुट कर देना बेटा, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 26 इंटू 7 प्लस 26, दिस विल बी आंसर्स। तो मीन्स इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका कितना आ गया बेटा, M7, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया एट x इज इक्वल टू 7। क्या इसमें प्रॉब्लम थी बेटा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो मेंसुरेशंस पे क्वेश्चंस मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू पे मिलेगा, टोटल रेवेन्यू पे मिलेगा। अब एक क्वेश्चन ही लैडर का एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको लैडर का एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जिससे आपको कभी डाउट नहीं होगा बेटा। देखो लैडर का क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको पॉज करो, रोक कर उसको पहले पूरा पढ़ लो, फिर मैं करता हूं। तो मींस क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1। तो आप पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है, गिवन है आपको 5 मीटर लॉन्ग लेडर, 5 मीटर लॉन्ग लेडर गिवन है। अब यदि आप आगे देखो, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो मैं फिगर बना रहा हूं, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। सपोज ये वॉल है, ये वॉल आपको गिवन है, ध्यान देना बेटा, ये वॉल है। अब लीनिंग मतलब ऐसे ही लगी हुई है वॉल, दिस इज अ लैडर, ये लैडर आपका लगा हुआ है, ये लैडर आपका इससे लगा हुआ है, दिस इज अ लैडर। अब देखो ये वॉल हो गई,
और ये लैडर हो गया लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इसकी लेंथ कितनी गिवन है बेटा, जितना क्लियर हो उतना कर लो, 5 मीटर। अब क्या गिवन है देखो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस को फिर से। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, बॉटम ऑफ द लैडर मतलब इस लैडर को हमने पुल कर लिया, किधर, इस साइड, अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, तो इधर ही जाएगा बेटा। और जब पुल किया तो क्या दिया है, एट द रेट, अब सपोज ये x है बेटा और ये क्या है y, तो जब आपने इसको पुल किया तो क्या चेंज हो रहा है, रेट, एट द रेट। और रेट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज ये डिस्टेंस s है और रेट निकालना है तो क्या करते थे आप, dx बाई dt, भाई dx बाई dt, dx बाई dt कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा ये दूर जा रहा है ना, हम दूर के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि देखें तो वॉल से ये दूर जा रहा है, इस बॉटम से दूर जा रहा है, तो मींस दिस इज पॉजिटिव, क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब जब आपने इसको खींचा है तो ये वाला पोर्शन कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये पोर्शन कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और जब नीचे की तरफ आएगा तो ये वाई लेंथ डिक्रीज करेगा, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, तो मींस dy बाई dt आपको निकालना है। और यदि ये डिक्रीज कर रहा है तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखो अभी हमें नहीं पता डिक्रीज कर रहा है, ये हमें बताया गया डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा dy बाई dt निगेटिव आ गया, दैट मींस दिस इज अ डिक्रीज। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dt मींस यदि आप देखो हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर मतलब ये लैडर 4 मीटर अवे आ जाए, मींस ये फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 4 पाई, भाई 4 मीटर अवे। बस अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, ये मिल गया, ये डायग्राम मिल गया, और ये फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा फिगर है और ये हमें गिवन है। तो मींस बेटा गिवन तो ये दोनों है, फिगर भी आपने बनाया, ये बनाया। अब आपको निकालना इससे है, अब आपको इन्हीं दोनों चीजों का यूज करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर। देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब नहीं पता चल रहा है तो अपने छत पे जाओ, लेडर रखी होगी पानी की टंकी भरने वाली, उसको लगा के देखना क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसको भी राइट एंगल ट्राइंगल मान लेना, भाई वही फिगर है सेम, जैसे आप अपनी पानी टंकी पे कुर्सी लगाते हो चढ़ने के लिए, तो वही चीज है यहां पे। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या मिल रहा है फिगर से क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, व्हाट इज द रिलेशन, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आपने तो बचपन से पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही है। करना क्या है, आगे बढ़ते रहो। अब y की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये चाहिए, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो dy बाई dt चाहिए, dx बाई dt। अब ये कैसे आएगा, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मींस मैं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखो t कांस्टेंट नहीं है, t इज द टाइम। अब कैसे करोगे, बाय द यूज ऑफ चेन रूल, तो d बाई डी टी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 25 माइनस d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट 0। तो dy y स्क्वायर बेटा, देखो y स्क्वायर है, अब यहां पे क्या t है, वही चीज चेन रूल, तो क्या हो जाएगा ये 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x dx बाई dt। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, इसका मतलब ये आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू dx बाई dt। वाओ क्या निकल के आया, ये देखो सेकेंड, दिस इज अ सेकेंड। कुछ लोग डायरेक्टली फार्मूले याद रखते हैं, इसको यही याद रखते हैं, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट निकाल लोगे। ये तो मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं,
लेकिन मुझे यदि करना होता तो बहुत आसानी से योगा हो जाता। अब देखो क्या पूछ रहा है, dy बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट मैं मिटा रहा हूं बेटा, मेरे पास जगह नहीं है। अब आप अपने नोट किए हो, आप अपने नोट्स को आगे बढ़ाते रहो और पॉज करके देखते रहना। देखो यहां पे dy बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू पुट करो -4 अपॉन y इंटू dx बाई डी टी कितना गिवन है, dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर दिया। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 25 माइनस 4 स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 69 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो y क्या लोगे बेटा, पॉजिटिव लेना क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो y की वैल्यू आप क्या लोगे, पॉजिटिव 3 आ गया, तो -4/3 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द आंसर, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dy बाई डी टी। अब बेटा देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे आंसर्स देखेंगे, बोलेंगे सर यहां पे तो निगेटिव आ रहा है, वहां पे निगेटिव नहीं आ रहा। बेटा देखो आंसर लिखने का तरीका देखो पहले आप, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। dy बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव को। यदि आपने बोला है dy बाई डी टी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको समझना, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल दिया, इसका मतलब आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे ही माइनस का नाम लिया सामने वाला समझ जाएगा। बट यदि किसी ने यह बोला 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीजिंग, दिस इज आल्सो आंसर्स, तो ये दोनों आंसर्स हैं, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीजिंग बोलो या -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलो। तो बेटा ये क्वेश्चन लैडर पे आते हैं, तो हमें लगता है लैडर का काम हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, once again, Jai Hind all of you. Thank you everybody.